दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी बेहद अनोखी और दिलचस्प है। इसे सुनने के बाद न केवल आप इसका आनंद लेंगे, बल्कि इससे एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलेगी। यह कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण व्यापारी की बेटी राजकुमारी बनी और कैसे एक जादूगर ने राजा के जवान बेटे को छोटे बच्चे में बदल दिया। और फिर उस व्यापारी की बेटी ने ऐसा क्या किया कि राजा ने उसकी शादी अपने राजकुमार बेटे से करा दी। यह पूरी कहानी बेहद मजेदार है, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत पुराने समय की है। मिस्र नाम के देश में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रामदीन था। रामदीन हीरे मोती और कीमती रत्नों का कारोबार करता था। उसके व्यापार की पहुंच दूर दूर तक थी और बड़े बड़े देशों के राजा, राजकुमार और अमीर लोग उसके ग्राहक थे। रामदीन के 2 बेटे और एक बेटी थी। उसकी बेटी सबसे छोटी थी और घर में सबकी लाडली थी। उसका नाम खुशबू था, लेकिन सब उसे प्यार से राजकुमारी बुलाते थे। वह सचमुच राजकुमारी जैसी सुंदर थी और उसकी परवरिश भी किसी राजकुमारी की तरह ही हुई थी। खुशबू को बचपन से ही राजकुमार और राजकुमारियों की कहानियां पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था। वह अपनी दादी और माँ से अक्सर राजाओं की कहानियां सुनना पसंद करती थीं। वह खुद को किसी राजकुमारी के रूप में ही देखती थी। जब वह बड़ी हुई तो कई अमीर व्यापारियों और प्रतिष्ठित परिवारों से उसके लिए शादी के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन खुशबू ने हर किसी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वह सिर्फ किसी राजकुमार से ही शादी करेगी। रामदीन और उसके बेटों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खुशबू अपनी बात पर अड़ी रही। खुशबू की मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और अब वह पूरी तरह अपने भाइयों और पिता पर निर्भर थी। रामदीन के दोनों बेटे अपनी अपनी शादी के बाद अपने घरों में खुशहाल जीवन बिता रहे थे, जबकि खुशबू अपने पिता के घर में नौकरों के साथ अकेली रहती थी। खुशबू के भाइयों ने उसे कई बार अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। उसके जिद्दी स्वभाव की वजह से धीरे धीरे सभी उससे परेशान हो गए। वे उसे मजाक में नकली राजकुमारी कहने लगे। इस तरह की बातें सुनकर खुशबू के मन में एक ही विचार आता रहता कि वह किसी तरह असली राजकुमारी बन जाए, लेकिन उसके मन में कोई तरीका नहीं सूझता था। एक दिन वह अपने कमरे में अकेली चुपचाप बैठी थी जब उसकी एक नौकरानी कमरे में आई। उसने सम्मान से झुककर प्रणाम किया और कहा, राजकुमारी जी, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। खुशबू ने नौकरानी को यह आदेश दे रखा था कि वे उसे राजसी अंदाज में प्रणाम करें और राजकुमारी जी कहकर बुलाएं। उसने राजसी अंदाज में पूछा, कौन है वह बूढ़ी औरत और मुझसे क्यों मिलना चाहती है? मुझसे क्या क्या काम है? नौकरानी ने जवाब दिया, जी, उसका कहना है कि वह आपके फायदे की कोई खास बात बताना चाहती है। खुशबू ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। नौकरानी ने झुककर फिर से प्रणाम किया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अंदर आकर खुशबू को प्रणाम किया। खुशबू ने प्रणाम का जवाब देते हुए कहा, बैठो बड़ी अम्मा, बताओ तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलने आई हो? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी जी, मैं आपके लिए एक खास संदेश लाई हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा नाम जानकी है, मैं दूसरे देश से आई हूं, एक काफिले के साथ यहां पहुंची। मैं तुम्हारी स्वर्गीय मां की दूर की रिश्तेदार हूं, तुम्हारे बड़े भाई के घर ठहरी हुई हूं, क्योंकि वह एक बार तुम्हारी मां के साथ हमारे घर आया था। मेरे बेटे भी हीरे और मोतियों का कारोबार करते हैं। हमारा परिवार भी खानदानी व्यापारी है। मुझे यहां आकर तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम्हें राजकुमारी बनने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। खुशबू ने कहा, अगर आप मेरी मां की रिश्तेदार हैं तो आप मेरी बुजुर्ग हुई। मुझे आपके आने से बहुत खुशी हुई। आप जब तक यहां रहेंगी मेरे पास ही ठहरें, मैं यहां अकेली रहती हूं। यह सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम नकली के बजाय असली राजकुमारी बन सकती हो और तुम्हारी शादी एक खूबसूरत और बहादुर राजकुमार से हो सकती है।
जो जल्द ही राजा बनने वाला है। इस तरह तुम राजकुमारी के बाद महारानी भी बन जाओगी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर खुशबू के चेहरे पर चमक आ गई। उसने उत्साह से पूछा, बूढ़ी अम्मा, यह सब कैसे हो सकता है? मुझे बताइए। जानकी ने कहा, बेटी, तुम्हारे देश मिस्र से कई हजार मील दूर एक छोटा लेकिन खूबसूरत और खुशहाल देश है जिसे आनंदगढ़ कहा जाता है। वहां के लोग बहुत बहादुर और अच्छे हैं। वहां के राजा की कोई संतान नहीं है, लेकिन उसके भाई का एक बेटा है। उस राजकुमार का नाम अनिरुद्ध है। जानकी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अनिरुद्ध बहुत बहादुर, बुद्धिमान और नेक दिल है। अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलो तो तुम्हारी मुलाकात अनिरुद्ध से हो सकती है, और अगर भाग्य ने साथ दिया तो तुम उससे विवाह करके उसकी रानी बन सकती हो। राजा का भाई जवानी में ही स्वर्ग सिद्धार गया था। इस वजह से राजा ने अपने भतीजे अनिरुद्ध को अपना पुत्र मानकर पाला और उसे युवराज घोषित कर दिया। अनिरुद्ध न केवल बहादुर था, बल्कि लोगों का दिल जीतने वाला भी था। लेकिन आज से लगभग 2 साल पहले एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन अनिरुद्ध अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार कर रहा था। तभी वहां से एक जादूगर गुजरा। उस जादूगर ने अनिरुद्ध के शिकार को जबरन छीनने की कोशिश की। अनिरुद्ध ने इसका विरोध किया और उसे ऐसा करने से मना किया। यह सुनते ही जादूगर को बहुत गुस्सा आ गया। जादूगर ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनिरुद्ध पर जादू किया। देखते ही देखते अनिरुद्ध एक नौजवान से छोटे बच्चे में बदल गया। इसके बाद जादूगर ने अपने एक खास पक्षी को बुलाया। वह पक्षी हरे रंग का था और उसकी पूंछ किसी अद्भुत चीज की तरह चमकती थी। जादूगर ने पक्षी को आदेश दिया, इसे उठाकर किसी वीराने में ले जाकर छोड़ आओ। पक्षी ने राजकुमार को अपने मजबूत पंखों पर बिठाया और दूर वीराने में ले जाकर उसे जमीन पर छोड़ दिया। जादूगर ने एक अंतिम बार उस वीराने की तरफ देखा और फिर अपने जादुई धुएं में गायब हो गया। जब राजकुमार के साथी रोते बिलखते वापस महल पहुंचे तो उन्होंने राजा को यह दुखद घटना सुनाई। राजा यह सुनकर बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत अपने राजमहल के जादूगर को बुलाया और उससे समाधान पूछा। महल के जादूगर ने कुछ समय तक ध्यान लगाकर गणना की और बताया, इस सब के पीछे पारस नाम के खतरनाक जादूगर का हाथ है। वह अत्यंत शक्तिशाली है। उसकी पहचान यह है कि उसके गले में हमेशा एक इंसानी खोपड़ी लटकी रहती है। वह अपने सिर पर सांप को लपेटकर पगड़ी की तरह पहनता है। उसकी काली शक्तियों का डर इस कदर है कि आनंदगढ़ देश का राजा भी उसकी परछाई से डरता है। महल के जादूगर ने आगे बताया, पारस जादूगर काले पहाड़ों के भीतर एक भव्य महल में रहता है। वह वहां किसी राजा की तरह राज करता है। उसे हराना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने भतीजे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, चाहे इसके लिए उसे पारस जादूगर के महल तक ही क्यों न जाना पड़े। हरा पक्षी, जिसे जादूगर आजाद पक्षी कहता है, उसका खास और सबसे ताकतवर साथी है वास्तव में। यह पक्षी भी कभी एक शक्तिशाली राजा था, जिसे पारस जादूगर ने अपने जादू से पक्षी बना दिया था। इस पक्षी की ताकत इतनी अद्भुत थी कि वह अपनी फूंक से पहाड़ों को हिला सकता है। शाही जादूगर ने बताया कि यही पक्षी राजकुमार अनिरुद्ध को उठाकर चीन के वीराने में फेंक आया। राजकुमार फिलहाल उस वीराने में एक छोटे से घर में छिपा हुआ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत अपने तेज रफ्तार सिपाहियों की एक टुकड़ी को चीन के वीराने की ओर रवाना कर दिया। सिपाही दिन रात यात्रा करते रहे और 3 दिनों के भीतर उस वीराने तक पहुंच गए जहां राजकुमार अनिरुद्ध छिपा हुआ था। जब राजकुमार ने अपने सिपाहियों को पहचाना तो वह उनके साथ खुशी खुशी अपने देश वापस लौट आया। राजा ने अपने बेटे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। इसके बाद राजा ने पारस जादूगर को खत्म करने और राजकुमार को उसकी असली हालत में लाने का उपाय पूछने के लिए शाही जादूगर से दोबारा सलाह ली। शाही जादूगर ने कुछ समय तक ध्यान लगाकर कहा, इस अंधे जादूगर और उसके ताकतवर पक्षी को सिर्फ एक स्त्री ही हरा सकती है। कोई पुरुष इसे खत्म नहीं कर सकता। यह सुनते ही राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, जो भी उस जादूगर और उसके पक्षी का अंत करेगा और राजकुमार को उसकी असली हालत में वापस लाएगा, उसे मैं अपनी बेटी मानकर राजकुमारी का दर्जा दूंगा। इसके बाद उस महिला की शादी राजकुमार अनिरुद्ध से कर दी जाएगी।
राजा ने यह भी घोषणा की, शादी के बाद मैं अपना सिंहासन राजकुमार को सौंप दूंगा, जिससे वह इस राज्य का राजा बन जाएगा और वह महिला इस राज्य की रानी बनेगी। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने खुशबू से कहा, देखो बेटी, यह तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है। अगर तुम इस जादूगर और उसके पक्षी का अंत कर सको तो तुम न केवल राजकुमारी बन जाओगी बल्कि इस राज्य की रानी भी बन सकती हो। खुशबू बड़े ध्यान से यह सारी बातें सुन रही थी और उसके मन में कई योजनाएं बनने लगीं। बूढ़ी औरत की बात सुनते ही खुशबू की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आ गई। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए वह कुछ असमंजस में पड़ गई। उसने फिर धीरे से कहा, बूढ़ी अम्मा, मैं इस शक्तिशाली जादूगर और उसके खतरनाक पक्षी का सामना कैसे कर सकती हूं? मुझे तो जादू करना भी नहीं आता। उसकी बातों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। बूढ़ी औरत ने नर्म मुस्कान के साथ उसे देखा और प्यार से कहा, बेटी, तुम्हारे मन में अगर सच्ची इच्छा शक्ति और हौसला है तो इस मुश्किल काम को तुम जरूर पूरा कर सकोगी। सबसे पहले तुम्हें आनंदगढ़ जाना होगा, वहां के राजा और राजकुमार से मिलना होगा। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो और फिर तुम्हें एक खास व्यक्ति सेल्जुक को ढूंढना होगा। सेल्जुक? वह कौन है? खुशबू ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में सवालों की झलक थी। बूढ़ी औरत ने गंभीरता से जवाब दिया, सेल्जुक एक समय का महान जादूगर था। वह जादू में बहुत माहिर था, लेकिन किसी कारणवश उसने जादू छोड़ दिया और गुमनामी का जीवन अपना लिया। अब वह आनंदगढ़ में कहीं रहता है, लेकिन उसकी मौजूदगी की कोई खबर नहीं है। मैं जानती हूं कि उसे ढूंढ पाना मुश्किल होगा, पर अगर तुम सच में चाहो तो उसे ढूंढ सकती हो। जब तुम उसे ढूंढ लो तो उसे मेरी यह अंगूठी देना और कहना कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वह इस अंगूठी को देखकर तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर वह तुम्हारा साथ देने को राजी हो जाता है तो समझो तुम इस मिशन में सफलता प्राप्त करोगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने अपनी उंगली से एक कीमती अंगूठी उतारकर खुशबू के हाथ में रख दी। वह अंगूठी सोने से बनी हुई थी। उसमें एक चमक थी जो जैसे खुद से कह रही थी कि यह किसी बहुत बड़े रहस्य की कुंजी है। खुशबू ने श्रद्धा से उसे लिया और बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद किया। बूढ़ी औरत के जाने के बाद खुशबू ने बिना किसी देर के आनंदगढ़ जाने की तैयारी शुरू कर दी। संयोग से उस समय एक बड़ा काफिला आनंदगढ़ की ओर जा रहा था। खुशबू ने तय किया कि अब वक्त न गंवाते हुए वह उसी काफिले के साथ यात्रा पर निकल पड़ेगी। 1 महीने की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वह आनंदगढ़ पहुंची। काफिला एक सराय में रुका और खुशबू ने वहीं विश्राम किया। यात्रा के दौरान उसकी शरीर की थकान बढ़ गई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नया उत्साह था। अगले दिन उसने स्नान किया, अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी और कमर में अपनी तलवार बांध ली। वह अब पूरी तरह तैयार थी। अपने कदमों से निकलकर घोड़े पर सवार होकर वह राजमहल की ओर बढ़ी। महल के दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने उसे देखा और पूछा, आप यहां किससे मिलना चाहती हैं? खुशबू ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे राजा साहब से मिलना है। मैं राजकुमार अनिरुद्ध की मदद करने आई हूं। दरबान ने उसकी बातें सुनी और तुरंत उसे राजा के कक्ष तक ले गए। महल के भीतर दरबारियों की हलचल और चमकदार सिंहासन ने खुशबू को एक पल के लिए संकोच में डाल दिया, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दरबार में प्रवेश किया। वह जानती थी कि यह क्षण उसकी पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण था और उसके कदम में वही दृढ़ विश्वास था जो उसने बूढ़ी अम्मा की बातों में पाया था। राजा खुशबू से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब खुशबू ने उसे अपने बारे में सब कुछ विस्तार से बताया तो राजा ने सहमति दे दी कि वह राजकुमार जानदार की सहायता कर सकती है। इसके बाद अनिरुद्ध को भी बुलाया गया। खुशबू यह देखकर दंग रह गई कि अनिरुद्ध केवल 4-5 वर्ष का एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसके वस्त्र राजघराने के थे और उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था। वह अपनी तोतली आवाज में बोली, धन्यवाद। यह सुनकर खुशबू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इसके बाद वह राजा और राजकुमार से अनुमति लेकर शाही महल से निकल गई और सराय लौट आई। अब खुशबू के सामने सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण कार्य था दृढ़ बूढ़े जादूगर सेल्जुक को खोजना।
यह वही जादूगर था जिससे उसे जादू की विद्या सीखनी थी, ताकि वह शक्तिशाली जादूगर और उसके खतरनाक पक्षी का मुकाबला कर सके। नगर में पहुंचने के बाद खुशबू ने सबसे पहले सल्जुक के बारे में पूछताछ शुरू की, लेकिन हर किसी का जवाब नकारात्मक था। कोई भी नहीं जानता था कि वह कहाँ रहता है। कई दिन हो गए, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह नगर की गलियों और बाजारों में घूमा, हर कोने में उसकी तलाश जारी रही। और इसी दौरान एक दिन एक छोटे बच्चे ने उसे चुपके से बताया कि वह बूढ़ा जादूगर एक पुरानी सी हवेली में रहता है। खुशबू को अपनी सुनाई बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत उस बच्चे से रास्ता पूछा और वह बच्चे द्वारा बताए गए स्थान की ओर बढ़ने लगी। कुछ समय बाद वह एक पुरानी सी हवेली के पास पहुंची। हवेली का गेट थोड़ा खटखटाया और भीतर से एक हल्की सी आवाज आई। आंगन में धूप की गर्मी में एक बूढ़ा आदमी आराम से बैठा हुआ था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक और तेज था, जैसे वह हर बात को समझने की ताकत रखता हो। खुशबू ने धीरे धीरे उसके पास कदम बढ़ाए और आदरपूर्वक कहा, प्रणाम बाबा। बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर मुड़ा और उसके चेहरे पर उत्सुकता का भाव था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहां किस लिए आई हो? खुशबू ने कुछ क्षण उसके चेहरे को देखा, फिर अपनी जेब से वह कीमती अंगूठी निकाली जो बूढ़ी अम्मा जानकी ने उसे दी थी। उसने अंगूठी को हाथ में पकड़े हुए सल्जुक की ओर बढ़ाते हुए कहा, बाबा, यह अंगूठी देखिए। सल्जुक की आंखों में तुरंत आश्चर्य की झलक दौड़ी, और जैसे ही उसने अंगूठी को देखा, उसकी आंखों में पहचान का भाव उभरा। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर चैंकते हुए बोला, यह तो मेरी बहन जानकी की अंगूठी है। यह तुम्हारे पास कैसे आई? खुशबू ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल बाबा, आपने सही पहचाना। आपकी बहन ने ही मुझे यह अंगूठी दी है और आपके पास भेजा है। सल्जुक ने कुछ देर तक अंगूठी को हाथ में लिया और फिर गहरी सोच में डूब गया। वह अचानक भावुक होकर बोला, अगर जानकी ने तुम्हें भेजा है तो तुम मेरे लिए सम्माननीय हो, परंतु बेटी, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? अब खुशबू ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया और उसने पूरी कहानी बताई। वह राजकुमार अनिरुद्ध, अंधे जादूगर और उसके रहस्यमयी पक्षी के बारे में सारी बातें बताने लगी। उसकी बातों में संघर्ष, उम्मीद और साहस की झलक थी। सल्जुक चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, एक एक शब्द को आत्मसात करता हुआ। जब खुशबू अपनी बात समाप्त कर चुकी तो सल्जुक ने गहरी सांस ली और फिर उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम सच्ची राजकुमारी बनना चाहती हो और राजकुमार अनिरुद्ध से विवाह करना चाहती हो? खुशबू ने सिर झुकाया और सिर से सिर मिलाकर जवाब दिया, हां बाबा, मैं वही चाहती हूं। मैं अपनी किस्मत को बदलना चाहती हूं और अनिरुद्ध को अपने साथ देखना चाहती हूं। सल्जुक ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन यह कार्य बहुत कठिन और खतरनाक है। तुम्हें बहुत साहस और धैर्य की आवश्यकता होगी। तुम्हारे सामने कई चुनौतियां आएंगी और अगर तुम इनसे पार पा सको तभी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? खुशबू ने उसकी बातों को सुना, फिर उसने अपनी आंखों में आत्मविश्वास और साहस भरकर बूढ़े जादूगर की ओर देखा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, बिल्कुल बाबा, मैं हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं जानती हूं कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन मैं इस मिशन में जीत हासिल करूंगी। सल्जुक ने उसकी आंखों में एक गहरी नजर डाली और फिर धीरे से मुस्कुराया, तुमने जो साहस और हिम्मत दिखाई है वह मुझे विश्वास दिलाता है कि तुम अपने रास्ते पर सफलता पा सकोगी। इस प्रकार खुशबू को मिल गया वह मार्गदर्शन और सहायता जो उसे चाहिए था, और उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। खुशबू ने बूढ़े जादूगर की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली, बाबा, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं आपकी बताई हर बात का पालन करूंगी। बूढ़ा जादूगर गहरी सांस लेकर बोला, बेटी, पारस जादूगर बेहद शक्तिशाली और खतरनाक है। अनिरुद्ध के साथ उसने नरमी बरती, इसलिए उसे सिर्फ बच्चा बना दिया, लेकिन अगर चाहता तो उसे हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता था। खुशबू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, तो फिर उसे हराया कैसे जा सकता है? सल्जुक ने गंभीरता से कहा, पारस जादूगर का महल काले पहाड़ों के भीतर छिपा है।
उसकी असली ताकत एक सांप में छुपी है, जो जमीन की गहराइयों में रहता है। वहां तक किसी इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, जादूगर ने अपने महल के चारों ओर शक्तिशाली जादुई सुरक्षा घेरों का निर्माण किया हुआ है, जिससे कोई भी जादूगर उसके पास नहीं पहुंच सकता। खुशबू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अगर कोई उसके पास नहीं जा सकता तो उसे हराया कैसे जाएगा? सलज्जुक मुस्कुराया। बेटी, घबराने की जरूरत नहीं। इस जादूगर की एक कमजोरी भी है। उसे सुंदर लड़कियां बहुत पसंद हैं। तुम युवा और सुंदर हो। मैं तुम्हें उसके महल तक पहुंचा दूंगा। वहां वह तुम्हें शादी का प्रस्ताव देगा। खुशबू चौंक गई। शादी का प्रस्ताव? हां, सलजुक ने सिर हिलाया। लेकिन तुम तुरंत हां मत कहना। उसे एक शर्त बताना। कह देना कि तुम्हें काले समंदर के बीच खिले हुए गुलाब का सबसे बड़ा कांटा चाहिए। यह कांटा खुद भी गहरे काले रंग का होगा। पारस जादूगर तुम्हारे लिए यह कांटा जरूर लाएगा, क्योंकि वह तुम्हें किसी भी तरह हासिल करना चाहेगा। और फिर? खुशबू ने उत्सुकता से पूछा। जब वह कांटा ले आए तो उसे यह मत बताना कि अब तुम उससे विवाह के लिए तैयार हो गई हो, बल्कि कहना कि तुम्हें उसके जादुई परिंदे पर बैठकर पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाना है। मजबूरन वह तुम्हारी यह बात भी मान लेगा। फिर क्या होगा? जैसे ही तुम उस परिंदे पर सवार हो, उसके सिर पर एक कलंगी होगी। उसी कलंगी में यह काला कांटा चुभा देना। फिर? सलजुक की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही कांटा परिंदे की कलंगी में चुभेगा, वह आजाद हो जाएगा और पारस जादूगर का गुलाम बनने के बजाय तुम्हारा सेवक बन जाएगा। खुशबू मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। इसके बाद तुम्हें उस परिंदे को आदेश देना होगा कि वह तुम्हें नीले पहाड़ों के पीछे रहने वाले नीले जिन्न के पास ले जाए। मैं तुम्हें एक अंगूठी दूंगा, जिसे तुम उस जिन्न को दे देना। नीला जिन्न? हां, वह तुम्हारी मदद करेगा और इसके आगे जो कुछ भी करना होगा वह तुम्हें वही बताएगा। खुशबू ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से बोली, बाबा, मैं तैयार हूं। सलजुक ने अपनी उंगली से एक चमकती हुई अंगूठी उतारी और उसे खुशबू की ओर बढ़ा दी। इसे पहन लो बेटी, उसने गंभीर स्वर में कहा। खुशबू ने अंगूठी लेकर अपनी उंगली में डाल ली और उत्सुकता से जादूगर की ओर देखा। सलजुक ने समझाया, इस अंगूठी की मौजूदगी में पारस जादूगर अपने जादू से यह नहीं जान पाएगा कि तुम यहां किस मकसद से आई हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुशबू यह सुनकर राहत की सांस लेते हुए बोली, बाबा, यही डर मुझे सबसे ज्यादा सता रहा था कि कहीं वह जादूगर अपने काले जादू से मेरा भेद न जान ले, लेकिन अब मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं। सलज्जुक ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूं तब तक मत खोलना। खुशबू ने आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हवा में तेजी से उड़ रही हो। उसका शरीर हल्का हो गया था, जैसे वह कोई पंख हो जो हवा में तैर रहा हो। न जाने कितनी देर यह एहसास बना रहा। फिर अचानक उसके पैरों के नीचे ठोस जमीन का एहसास हुआ। सलजुक की आवाज आई, बेटी, आंखें खोल दो और बहुत होशियारी से काम करना। जैसे ही खुशबू ने अपनी आंखें खोलीं, वह आश्चर्य से भर गई। वह काले भयानक पहाड़ों के सामने खड़ी थी। दूर एक भव्य महल नजर आ रहा था, जो काले पत्थरों से बना था और उसके ऊपर डरावने आकृतियों जैसी नक्काशी थी। अभी वह चारों ओर देख ही रही थी कि अचानक एक भारी डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने ऊपर देखा तो आसमान से एक विशाल पक्षी तेजी से नीचे आ रहा था। उसके पंख काले बादलों की तरह फैले हुए थे और उसकी बड़ी चमचमाती लाल आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लग रही थीं। खुशबू ने तुरंत अपनी कमर से बंधी तलवार निकाल ली और सतर्क हो गई। जैसे ही वह पक्षी नीचे आया, खुशबू की हैरान रह गई। उसके बड़े पंजों में कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध था। उसका छोटा सा शरीर बेहोश सा लटका हुआ था और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। खुशबू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी एक अजीब सी गूंज उसके कानों में सुनाई दी। धोखा दिया जा रहा है खुशबू, यह सलजुक की आवाज थी। यह असली पक्षी नहीं है और इसके पंजों में अनिरुद्ध नहीं बल्कि एक जादुई पुतला है। जब यह उसे नीचे फेंके तो तुम अपनी तलवार से उसके गले पर वार कर देना। इससे पारस जादूगर यह मान लेगा कि तुम अनिरुद्ध को बचाने नहीं बल्कि किसी और मकसद से यहां आई हो। उसे पता है कि राजा ने इस बारे में ऐलान कर रखा है। खुशबू समझ गई
कि यह सब पारस जादूगर का जाल है। उसने तलवार को और मजबूती से पकड़ा और खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर लिया। सलजुक बाबा की आवाज कानों में गूंजते ही खुशबू ने अपनी तलवार मजबूती से थाम ली। ऊपर से परिंदा तेजी से नीचे आ रहा था और उसके पंजों में अनिरुद्ध लटका हुआ था। वह सचमुच एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। खुशबू ने तलवार उठाई ही थी कि परिंदे ने एक भयानक चीख के साथ अनिरुद्ध को नीचे फेंक दिया। राजकुमार जमीन पर गिरते ही उछलकर खड़ा हो गया, मानो उसके शरीर में हड्डियां हों ही नहीं। वह डर से कांपते हुए मदद के लिए पुकारने लगा और तेजी से खुशबू की ओर भागा। लेकिन अगले ही क्षण खुशबू की तलवार बिजली की तरह लहराई और फिर छपाक! राजकुमार की गर्दन कटकर एक ओर जा गिरी। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और चारों ओर घना काला धुआं फैल गया। खुशबू के कान सुन्न पड़ गए। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। जब धुआं धीरे धीरे छंटा तो खुशबू ने देखा, वहां न कोई परिंदा था, न राजकुमार, न ही किसी शरीर का कोई निशान। सिर्फ वीरान पहाड़ियां थीं और एक अजीब सी चुप्पी। खुशबू ने अपनी तलवार को देखा। उस पर खून का कोई धब्बा नहीं था। उसने जानबूझकर हल्की आवाज में बुदबुदाया ताकि छिपा हुआ जादूगर सुन सके, इसका ताल्लुक राजकुमार जान से नहीं है। तभी अचानक एक और धमाका हुआ। आसमान में एक चमकदार लहर उठी, जैसे बिजली गिरी हो, लेकिन यह बिजली नहीं थी, यह सफेद रंग की रोशनी थी जो तेजी से जमीन की ओर आई। और फिर वहां एक आदमी खड़ा था, एक युवा व्यक्ति जिसके सिर पर सांपों की बनी हुई पगड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। खुशबू समझ गई यही वह जादूगर है। वह हंसते हुए बोला, बड़ी बेरहम हो लड़की, मासूम बच्चों को भी कत्ल कर देती हो। खुशबू ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, तुम कौन हो? क्या तुम ही सांपों के राजा हो? जादूगर ने सिर ऊंचा किया और गर्व से कहा, मेरा नाम दमिश्क है। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर हूं। सांप मेरी ताकत का हिस्सा है, इसलिए लोग मुझे सांपों का जादूगर भी कहते हैं। फिर उसने संदेह से पूछा, लेकिन तुम कौन हो और यहां कैसे आई हो? खुशबू ने खुद को संयत किया और आत्मविश्वास से कहा, मेरा नाम खुशबू है। मैं मिस्र के एक बड़े व्यापारी की बेटी हूं। मुझे शिकार का शौक है और इसी शौक में मैं रास्ता भटक गई। चलते चलते यहां वीराने में आ पहुंची। तभी एक भयानक सफेद परिंदा एक बच्चे को अपने पंजों में उठाकर यहां ले आया। उसने बच्चे को नीचे फेंका और बच्चा मेरी ओर भागा। वह मासूम लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने मुझे डरा दिया। मुझे महसूस हुआ कि वह इंसान नहीं, कुछ और ही है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। खुशबू ने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा। फिर एक धमाका हुआ और बच्चा और परिंदा दोनों गायब हो गए। दमिश्क कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। तुम बहुत बहादुर हो और चालाक भी, साथ ही बहुत खूबसूरत भी हो और जवान भी। मुझे ऐसी ही पत्नी चाहिए। खुशबू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तुमने यह भी नहीं देखा कि मैं शादीशुदा हूं या नहीं? दमिश्क ने घूरकर देखा और कहा, तुम मेरा जादू भी रोक रही हो। मैं जब भी तुम्हारे विचार पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे सिर्फ धुआं ही नजर आता है। खुशबू मुस्कुराई, इसका मतलब है कि मैं तुमसे डरती नहीं। दमिश्क को यह बात दिलचस्प लगी। पहली बार किसी ने न उसकी जादुई पगड़ी से डर दिखाया, न उसके गले में लटकी इंसानी खोपड़ियों से। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम शादीशुदा हो? जादूगर ने पूछा। खुशबू ने हंसते हुए कहा, अरे, तुम तो इतने बड़े जादूगर हो, खुद ही जादू से देख लो। दमिश्क फिर हंस पड़ा। आज पहली बार मुझे कोई ऐसी लड़की मिली है जो मुझसे डरती नहीं। खुशबू ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैंने अब तक शादी नहीं की, लेकिन क्या? दमिश्क ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन मैं तभी शादी करूंगी जब कोई मेरी एक शर्त पूरी करेगा। खुशबू ने धीमे से कहा, शर्त? कैसी शर्त? खुशबू ने गहरी सांस ली और बोली, काले समंदर में एक रहस्यमयी काला गुलाब खिलता है। अगर कोई उसका सबसे बड़ा कांटा लाकर देगा तो मैं उससे शादी करूंगी। क्यों? दमिश्क ने टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछा। क्योंकि मैं देखना चाहती हूं कि मेरा होने वाला पति सच में बहादुर है या नहीं। दमिश्क कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं यह शर्त पूरी कर दूं
तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खुशबू ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि तुम खूबसूरत भी हो। जादूगर को पहली बार किसी लड़की से यह सुनकर अजीब सी खुशी हुई। चलो, मेरे महल में चलते हैं, दमिश्क ने कहा और खुशबू का हाथ थाम लिया। खुशबू ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, बल्कि उसकी ओर हल्की शर्मीली मुस्कान के साथ देखा। अपनी आंखें बंद करो, खुशबू। खुशबू ने बिना कोई सवाल किए आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों बाद दमिश्क की आवाज आई, अब आंखें खोलो। खुशबू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और जो देखा वह हैरान करने वाला था। खुशबू ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, वह दंग रह गई। वह अब एक भव्य और चमचमाते महल के अंदर थी। चारों ओर कीमती हीरे, मोती और सोने चांदी से जड़ी हुई दीवारें चमक रही थीं। झूमर की रोशनी में महल किसी सपने की तरह नजर आ रहा था। फर्श ऐसा था मानो शीशे से बना हो और हर ओर अनगिनत दरवाजे और झरने बह रहे थे। जादूगर दमिश्क ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा महल है और तुम मेरी रानी बनकर यहां राज करोगी। खुशबू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। महल वाकई अद्भुत था। ऐसा महल तो शायद कोई राजा भी नहीं बनवा सकता था, लेकिन खुशबू अच्छी तरह जानती थी कि यह सिर्फ जादू का खेल है। मगर वह अपनी सच्ची भावनाएं जादूगर पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने भी खुशी जताते हुए महल की तारीफ शुरू कर दी। वाह, यह जगह तो किसी जादुई सपने से कम नहीं, खुशबू ने उत्साहित होकर कहा। तुम वाकई महान जादूगर हो। दमिश्क उसकी बातों से प्रसन्न हुआ। उसने गर्व से सिर उठाया और कहा, अब तुम्हारी शर्त की बारी, मैं इसे अभी पूरा कर देता हूं। फिर उसने खुशबू की ओर देखा और बोला, आओ, एक साथ ताली बजाते हैं। खुशबू ने बिना हिचक उसके साथ ताली बजाई और अचानक से जमीन हिलने लगी। महल का फर्श दरारों में बदल गया और गहराई से एक विशाल काले रंग का जिन्न बाहर निकला। वह इतना डरावना था कि उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसने जमीन पर झुकते हुए कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? दमिश्क ने ठंडी आवाज में कहा, स्याह जिन्न, जाओ और काले समंदर में खिले हुए काले गुलाब के पौधे का सबसे बड़ा कांटा लेकर आओ। जिन्न ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे आका, यह कार्य तुरंत पूरा होगा। इतना कहकर वह गहरी गड़गड़ाहट के साथ फिर से जमीन के अंदर समा गया। कुछ ही पलों में वह फिर प्रकट हुआ। इस बार उसके हाथ में एक बड़ा काला कांटा था। उसने मुस्कुराते हुए दमिश्क की ओर कांटा बढ़ाया। यह लीजिए मेरे आका। दमिश्क ने वह कांटा हाथ में लिया और खुशबू की ओर बढ़ाते हुए गर्व से कहा, देखा, मैंने यह असंभव काम भी एक ही पल में कर दिखाया। खुशबू ने कांटा ध्यान से देखा। यह सच में बहुत बड़ा और खतरनाक था। वह अंदर ही अंदर हैरान थी कि जादूगर ने इतनी आसानी से उसकी शर्त पूरी कर दी। मगर उसने चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आने दी, बल्कि वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, ठीक है, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। दमिश्क की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी खुशबू ने धीरे से कहा, पर यह शादी 14वीं रात को होगी। क्या? जादूगर चौंक गया। क्यों? खुशबू ने झूठी मासूमियत से कहा, हमारे परिवार में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। अगर शादी 14वीं रात को न हो तो दुल्हन 1 महीने के भीतर ही मर जाती है। दमिश्क ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, आज चांद की दूसरी रात है, मैं 12 दिन इंतजार कर सकता हूं। मगर अगले ही पल वह गंभीर हो गया और बोला, लेकिन इन 12 दिनों तक तुम्हें इस महल में अकेले रहना पड़ेगा। मैं इस दौरान जादू की गहरी साधना में रहूंगा, जिससे मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। खुशबू ने नाराजगी का दिखावा किया और नखरे से बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं अकेली रहकर क्या करूंगी? फिर उसने सोचते हुए एक चाल चली और कहा, तुम ऐसा करो, अपने उस सफेद परिंदे को हुक्म दो कि वह मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी दुनिया की सैर कराए। फिर उसने उत्साह से कहा, इस तरह मेरी बचपन से दुनिया घूमने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मैं यहां अकेले रहकर ऊब भी नहीं जाऊंगी। दमिश्क कुछ पल चुप रहा। उसने खुशबू को ध्यान से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। जादूगर दमिश्क ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मेरा परिंदा तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराएगा। वह तुरंत तैयार हो गया,
क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि यह परिंदा उसका वफादार गुलाम है। यह खुशबू को कहीं भागने नहीं देगा और उसकी पूरी निगरानी करेगा। लेकिन खुशबू ने तुरंत कहा, तो फिर बुलाओ अपने परिंदे को। दमिश्क थोड़ा चौंकते हुए बोला, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन यहां आराम कर लो, फिर चली जाना। खुशबू ने मासूमियत भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे बचपन से दुनिया घूमने का बहुत शौक है। आज जब यह मौका मिला है तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहती। शादी के बाद तो सारा वक्त तुम्हारी सेवा में ही बीतेगा, इसलिए अभी तो मुझे जाने दो। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर दमिश्क मुस्कुरा उठा। अच्छा ठीक है, चलो महल की छत पर चलते हैं, वहीं से मैं परिंदे को बुलाता हूं। यह कहकर वह खुशबू को अपने साथ महल की ऊंची छत पर ले गया। वहां पहुंचकर उसने अचानक आसमान की ओर हाथ उठाया और एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा। गर्जना के साथ आसमान हिलने लगा। कुछ ही पलों में बादलों के बीच से एक विशाल परिंदा दिखाई दिया। वह काले पंखों वाला, शक्तिशाली और रहस्यमयी था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पंख फैलते ही ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश ढक गया हो। वह तेजी से नीचे आया और महल की छत पर उतर गया। जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, उसकी चोंच हिली और उसमें से इंसानी आवाज निकली। क्या हुक्म है मेरे आका? दमिश्क ने गर्व से कहा, यह खुशबू है, मेरी होने वाली रानी। इसे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी दुनिया की सैर कराओ और याद रखना, इसकी पूरी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। परिंदे ने सिर झुकाया और कहा, आप निश्चिंत रहें आका, आपके हुक्म की पूरी तामील होगी। दमिश्क ने अपनी लंबी उंगलियों से इशारा किया और खुद ही खुशबू को परिंदे की पीठ पर बिठा दिया। फिर उसने कहा, परिंदे की गर्दन को कसकर पकड़ लो वरना गिर जाओगी। लेकिन खुशबू हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं जानती हूं कि यह परिंदा मुझे गिरने नहीं देगा। फिर एक जोरदार फड़फड़ाहट हुई और परिंदा हवा में उठ गया। शानदार महल छोटा होता गया, बादल उनके चारों ओर लहराने लगे और परिंदा बुलंदियों की ओर उड़ चला। उसने अपनी गति धीमी रखी ताकि खुशबू सुरक्षित रहे। खुशबू ने वह कांटा अपने लिबास की जेब में सावधानी से छुपा रखा था। परिंदा अब तेजी से हवा में उड़ रहा था और जादूगर का महल दूर पीछे छूट चुका था। जब वे काफी ऊंचाई पर पहुंच गए और चारों ओर सिर्फ नीला आसमान और बादलों का समुद्र दिखने लगा, तब खुशबू ने धीरे से परिंदे से कहा, ए परिंदे, क्या तुम मेरा हुक्म मानोगे? परिंदे ने बिना रुके जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ अपने आका जादूगर दमिश्क का गुलाम हूं और उसी का हुक्म मानता हूं। खुशबू को पहले से ही यह उम्मीद थी। उसने अपनी जेब से वह नुकीला कांटा निकाला और बिजली की तेजी से उसे परिंदे की गर्दन में चुभा दिया। परिंदे ने दर्द से एक तेज चीख मारी और उसके पूरे शरीर में झटके से लहर दौड़ गई। उसकी उड़ान डगमगाने लगी, लेकिन वह खुद को संभालने में कामयाब रहा। खुशबू ने फिर से पूछा, अब बताओ, क्या तुम मेरा हुक्म मानोगे? परिंदे की आवाज अब कमजोर और झुकी हुई थी। वह बोला, हां राजकुमारी, अब मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे हुक्म की तामील करूंगा। खुशबू के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कहा, तो मेरा पहला हुक्म यह है कि मुझे नीले पहाड़ों के पीछे रहने वाले नीले जिन्न के पास ले चलो। परिंदे ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरी मल्लिका। इसके बाद उसने अपनी गति दोगुनी कर दी। अब वह हवा में पहले से भी तेज भाग रहा था। नीचे से नदियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, छोटी छोटी बस्तियां और रेगिस्तान, सभी एक के बाद एक गुजरते जा रहे थे। कुछ देर बाद खुशबू को दूर से नीले रंग के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे। परिंदे ने खुद को और ऊंचाई पर उठा लिया और उन पहाड़ों के ऊपर से गुजरने लगा। पहाड़ों के दूसरी तरफ एक बेहद खूबसूरत घाटी थी, जिसके बीचों बीच नीले रंग का एक शानदार महल बना हुआ था। परिंदे जब इस महल के ऊपर पहुंचा तो खुशबू ने देखा कि महल के आंगन में एक विशाल नीले रंग का जिन्न खड़ा था। वह ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे उसे परिंदे के आने की खबर पहले से थी। परिंदे ने खुशबू से कहा, यह मुझे नीचे नहीं उतरने देगा, ये मेरे पुराने मालिक जादूगर दमिश्क का दुश्मन है। खुशबू को लगा कि कहीं यह सच में उन पर हमला न कर दे। उसने आत्मविश्वास से कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद उससे बात करूंगी, मुझे नीचे उतारो। परिंदा तेजी से नीचे उतरने लगा और अब वह नीले महल के आंगन की तरफ बढ़ रहा था। मेरा नाम खुशबू है,
मुझे तुम्हारे मित्र जादूगर पारस ने तुम्हारे पास भेजा है। यह परिंदा मेरा गुलाम है, खुशबू ने चीखते हुए कहा। नीला जिन्न कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। वह थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, ठीक है, नीचे उतर आओ। जिन्न की आवाज में एक दमदार गूंज थी और परिंदा महल के आंगन में उतरा। खुशबू परिंदे की पीठ से नीचे उतर आई और फिर उसने उंगली से अपनी अंगूठी उतारी, जो पारस जादूगर ने उसे निशानी के रूप में दी थी। वह अंगूठी जिन्न के सामने बढ़ाते हुए बोली, यह देखो, यह पारस की निशानी है। जिन्न ने वह अंगूठी ली और कुछ देर तक उसे गौर से देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच में मेरे दोस्त की अंगूठी है। अब तुम मेरी मेहमान हो, आओ मेरे साथ चलो। खुशबू ने परिंदे से कहा, तुम यहीं रहोगे जब तक मैं तुम्हें दूसरा हुक्म ना दूं। फिर वह जिन्न के साथ महल के एक बड़े कमरे में पहुंची। जिन्न ने कहा, अब मुझे बताओ, तुम कौन हो, यहां क्यों आई हो और पारस मुझसे क्या चाहता है? तुम इस जादूगर के परिंदे को यहां कैसे ले आई? खुशबू ने बिना किसी झिझक के पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अब तक सभी बातें जिन्न को बता दी। जिन्न ने उसकी बातें सुनकर कहा, तुम सच में बहुत बहादुर और दिलेर हो। तुमने इस ताकतवर और खौफनाक जादूगर को भी धोखा दे दिया, और यह सब पारस जादूगर की अंगूठी के कारण हुआ, वरना वह जादूगर एक पल में सब समझ जाता। उसके बाद चौथा और आखिरी हिस्सा आएगा, इसे तुम अपनी उंगली में जख्म लगाकर खून के कुछ कतरे डालकर तोड़ सकोगी। इसके बाद तुम इस जगह तक पहुंच जाओगी जहां वह सांप मौजूद होगा, लेकिन यह सांप एक खास धातु के डिब्बे में बंद है, जिसे ना तो कोई तोड़ सकता है और ना ही कोई खोल सकता है। इस डिब्बे पर किसी भी तरह के हथियार का असर नहीं होता, लेकिन इसका हल मुझे मालूम है और मैं तुम्हें बताता हूं। इसका हल एक खास पेड़ की लकड़ी की शाखा है। जब तुम इस शाखा को उस डिब्बे पर मारोगी तो वह डिब्बा अपने आप खुल जाएगा। इसके बाद तुम इस सांप को किसी भी तरह से उसकी गर्दन से पकड़ लेना। फिर उसकी गर्दन में एक सुर्ख रंग का धागा बांध देना। जैसे ही तुम यह धागा बांधोगी, वह सांप बेअसर हो जाएगा। यह सांप इतना बड़ा है कि तुम इसके जिस्म पर आराम से बैठ सकती हो। वह सांप तुम्हें वापस उसी जगह ले आएगा जहां से तुम चली आई थी। लेकिन जब तुम उस मुर्दा परिंदे के पास पहुंचो तो इस सांप को यह हुक्म देना कि वह उसे काट ले। जैसे ही सांप उस परिंदे को काटेगा, परिंदा जिंदा हो जाएगा। फिर तुम इस परिंदे की पीठ पर बैठकर सांप को हाथ से पकड़ लेना। वह परिंदा तुम्हें और इस सांप को उस जगह तक ले आएगा जहां मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। फिर हम सब इस परिंदे के साथ उस जादूगर के महल में पहुंच जाएंगे। वहां मैं उस परिंदे को खत्म कर दूंगा। फिर हमें यह करना होगा कि इस जादूगर के सिर पर बंधे हुए सांप को खोलकर उसे मजबूर करना होगा कि वह तह में रहने वाले सांप से लड़े। इन दोनों सांपों की लड़ाई में दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे और इस तरह जादूगर भी मारा जाएगा। हालांकि यह काम बहुत लंबा और मुश्किल होगा। खुशबू ने परेशान होते हुए नीले जिन्न से कहा, तुम और मैं इस अंधे जादूगर से कैसे लड़ेंगे? वह तो अपनी जादुई ताकत से हमें बुत बना देगा। नीला जिन्न उसे शांत करते हुए बोला, फिक्र मत करो खुशबू, उसकी जान वाला सांप हमारे कब्जे में होगा, इसलिए उसका कोई भी जादू हम पर असर नहीं करेगा। फिर नीला जिन्न खुशबू से कहने लगा, तुम बस इस सांप को यहां तक ले आओ। इस काम में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आगे का सारा काम मैं करूंगा। तुम सिर्फ तमाशा देखना। खुशबू ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। कुछ देर बाद नीला जिन्न वापस आया और उसके हाथ में एक लकड़ी थी जिसके साथ एक सुर्ख रंग का धागा भी बंधा हुआ था। नीले जिन्न ने कहा, यह लकड़ी तुम्हें उस डिब्बे पर मारनी है और यह धागा सांप की गर्दन से बांधना है। खुशबू ने थोड़ी उलझन में पूछा, और वह सुरंग कहां है? नीला जिन्न मुस्कुराते हुए बोला, मेरे साथ आओ, मैं इस परिंदे को बता दूंगा। तुम उसे हुक्म दो, वह तुम्हें सुरंग तक ले जाएगा। फिर नीला जिन्न खुशबू को साथ लेकर महल के आंगन में पहुंचा जहां परिंदा बैठा हुआ था। नीला जिन्न खुशबू को सुरंग तक जाने की पूरी योजना समझाने लगा। खुशबू ने परिंदे से पूछा, क्या तुम समझ गए हो? परिंदा तुरंत जवाब देते हुए बोला, हां राजकुमारी, मैं समझ गया। फिर खुशबू ने कहा, तो चलो, मुझे उस सुरंग के अंदर ले चलो।
परिंदा ने सहमति में सिर हिलाया और फिर वह हवा में उड़ने लगा। जैसे ही वह उड़ता गया, खुशबू ने उसकी पीठ पर बैठकर यात्रा की शुरुआत की। परिंदा तेजी से ऊंचाई की ओर बढ़ता गया और बहुत जल्द वह काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। काफी देर उड़ने के बाद वह एक दिशा में उड़ते हुए एक पहाड़ के पास पहुंच गया, जहां सुरंग का मुख था। जैसे ही वह सुरंग के पास पहुंचा, उसने नीचे उतरना शुरू किया। नीचे उतरते हुए खुशबू ने देखा कि वहां एक विशाल कुआं था, जो दूर से ही नजर आ रहा था। परिंदा धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा और खुशबू समझ गई कि यही सुरंग का रास्ता है। परिंदा अब पूरी रफ्तार से नीचे की ओर उतर रहा था और कुछ ही समय में वह एक गहरी और चौड़ी प्राकृतिक सुरंग में उड़ने लगा। सुरंग के अंदर अजीब सी रोशनी थी और खुशबू को समझ नहीं आ रहा था कि यह रोशनी कहां से आ रही है। सुरंग में नीचे उतरते हुए अचानक दूर से एक आग की दीवार नजर आई, जो सब कुछ रोशन कर रही थी। यह आग की दीवार क्या थी और क्यों वहां थी? खुशबू को इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। खुशबू ने परिंदे से पूछा, यह आग की दीवार कैसी है? परिंदा जवाब दिया, यह मेरी आंख का पहला हिस्सा है। थोड़ी देर बाद परिंदा बिना किसी डर के उस आग की दीवार में घुस गया। एक जोरदार धमाका हुआ और आग की दीवार अचानक गायब हो गई। परिंदा बिना रुके आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद आग की दीवार फिर से नजर आने लगी। खुशबू समझ गई कि यह दूसरी दीवार है। परिंदा अब उसी दीवार के पास से गुजर रहा था और जैसे ही वह उस हिस्से के पास से उड़कर आगे बढ़ा, एक और धमाका हुआ और वह दीवार भी गायब हो गई। इसके बाद परिंदा धीरे धीरे जमीन की ओर उतरने लगा और जैसे ही वह जमीन पर पहुंचा, वह मुर्दा हो गया। खुशबू ने एक लंबी सांस ली, फिर परिंदा से नीचे उतरकर पैदल चलने लगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और काफी दूर चलने के बाद फिर से एक आग की दीवार नजर आने लगी। इस बार उसने समझ लिया कि यह तीसरा हिस्सा है, लेकिन उसे अब यह याद आया कि नीले जिन्न ने कहा था कि इस शहर को वह अपनी अक्ल से कोई तरकीब सोचकर तोड़ सकती है। खुशबू अब यह सोचने लगी कि कौन सी तरकीब सोचे, लेकिन उसे कोई उपाय समझ में नहीं आया। इतना तो वह जानती थी कि यह असली आग नहीं, बल्कि एक जादू की दीवार है, लेकिन जादू का तोड़ उसे नहीं पता था। यही सोचते हुए वह दीवार के पास पहुंचकर रुक गई। काफी देर तक सोचने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर वह लकड़ी डिब्बे को तोड़ सकती है, तो शायद यह आग की दीवार भी उसी लकड़ी से टूट सकती है। यह सोचकर उसने लकड़ी को पकड़ लिया और दीवार के करीब बढ़ने लगी, यह उम्मीद करते हुए कि उसकी तरकीब काम कर जाए। खुशबू ने लकड़ी से एक धागा तार लिया और फिर लकड़ी के दूसरे सिरे को आग की दिशा में बढ़ाया। जैसे ही लकड़ी का सिरा आग से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और आग बुझ गई। यह देखकर खुशबू खुशी से उछल पड़ी। अब वह समझ गई थी कि नीला जिन्न यह क्यों नहीं बताना चाहता था कि उसे अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करनी है। उसे महसूस हुआ कि यह एक तरह की परीक्षा थी और वह इसे सफलतापूर्वक पार कर चुकी थी। खुशबू ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए सोचा कि अब वह सही रास्ते पर है। जैसे ही वह आग की चौथी दीवार तक पहुंची, उसने अपना खंजर निकाला और अपनी उंगली पर हल्का सा जख्म लगाया। जख्म से निकलने वाला खून वह दीवार पर फेंकने लगी। जैसे ही खून के कतरे दीवार पर गिरे, एक धमाका हुआ और चौथा और आखिरी हिस्सा भी गायब हो गया। यह देखकर खुशबू को राहत मिली। अब उसे विश्वास हो गया था कि वह इस जादूगर के जाल को तोड़ने के बेहद करीब है। उसने अपनी यात्रा को जारी रखा। उसके मन में उत्साह और उम्मीद दोनों थे। खुशबू खुशी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। काफी दूर तक चलने के बाद वह एक कमरे में पहुंची, जिसमें बीचों बीच एक बड़ा सुर्ख रंग का डिब्बा रखा था, जो चारों ओर से बंद था। खुशबू को एहसास हुआ कि अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला है, क्योंकि उसे एक खौफनाक सांप को पकड़ना था। उसने एक हाथ में सुई और धागा पकड़ा और दूसरे हाथ में लकड़ी ले ली। फिर उसने पूरी ताकत से लकड़ी को डिब्बे पर मारा। जैसे ही लकड़ी डिब्बे से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल डिब्बा टूटकर बिखर गया। अंदर से एक विशाल खौफनाक सांप बाहर निकलने लगा। जैसे ही सांप ने अपना सिर बाहर निकाला, खुशबू ने तुरंत उस पर झपट्टा मारा। उसने यह तय किया कि अब वह सांप को कोई मौका नहीं देगी। सांप ने अपना पूरा शरीर बाहर निकालने की कोशिश की,
लेकिन उससे पहले ही खुशबू ने तेजी से काम लिया। उसने सुर्ख रंग का धागा सांप की गर्दन के चारों ओर बांध दिया। जैसे ही धागा कसकर बंधा, सांप के मुंह से इंसानी आवाज निकली, अब मैं तुम्हारा गुलाम हूं खुशबू, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर वापस ले चलो। यह सुनकर खुशबू का मन कुछ शांत हुआ। वह जानती थी कि अब वह अपनी योजना के अगले हिस्से की ओर बढ़ सकती है। खुशबू खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझे तुम्हारे साथ कोई डर नहीं लग रहा। सांप ने उसकी बात सुनते ही तेजी से जमीन पर रेंगना शुरू किया। खुशबू ने उसके ऊपर बैठते हुए कहा, चलो, हमें वापस जाना है। सांप ने फुर्ती से रेंगते हुए उसे उसी जगह तक पहुंचाया जहां मुर्दा परिंदा पड़ा था। खुशबू ने सांप से कहा, अब इस परिंदे को काट दो। सांप ने बिना किसी झिझक के मुर्दा परिंदा को काट लिया। अगले ही पल परिंदा की आंखों में चमक आई और वह फिर से जीवित हो गया। खुशबू ने सांप से उतरकर परिंदा की पीठ पर बैठते हुए उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ा। फिर उसने परिंदा से कहा, अब हमें दूर तक ले चलो। परिंदा ने अपनी आंखें चमकते हुए जवाब दिया, आपका हुक्म सिर आंखों पर। और वह उड़ते हुए वापस जाने लगा। थोड़ी देर बाद वह कुएं से बाहर निकलकर खुली हवा में उड़ने लगा। हवा में उड़ते हुए वह महल की ओर बढ़ता गया और कुछ ही देर में नीले झिन्न के महल के आंगन में उतर आया। नीला झिन्न खुश होकर बोला, शाबाश खुशबू, शाबाश, तुम वाकई दुनिया की सबसे बहादुर और समझदार लड़की हो। उसकी बात सुनकर खुशबू का दिल खुशी से भर गया। वह परिंदे की पीठ से नीचे उतर आई और मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया नीले झिन्न, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो यह सब कुछ संभव नहीं हो सकता था। फिर खुशबू ने झिन्न से पूछा, अब हमें क्या करना होगा? नीला झिन्न जवाब देते हुए बोला, अब हमें इस जादूगर के महल में जाना है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, खुशबू ने कहा, तुम परिंदे से कहो वह हमें जादूगर के महल तक पहुंचा दे। खुशबू ने परिंदे से कहा, अब हमें महल तक ले चलो। परिंदा तुरंत तैयार हो गया और उत्तर दिया, हुक्म की तामील होगी राजकुमारी। नीला झिन्न भी उसके साथ बैठ गया और उसने सांप की गर्दन मजबूती से पकड़ ली। फिर उन्होंने परिंदे से कहा, अब हमें जादूगर के महल तक ले चलो। परिंदा ने फिर से अपनी उड़ान भरते हुए कहा, जैसा आपने कहा वैसा होगा। और अगले ही पल वह ऊंचाई की ओर उड़ने लगा। बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसने अपनी दिशा बदली और फिर कुछ देर निरंतर उड़ने के बाद वह जादूगर के महल में वापस पहुंचकर धीरे धीरे नीचे उतरा। खुशबू और नीला झिन्न परिंदे की पीठ से उतरते ही नीला झिन्न ने हाथ में पकड़े हुए सांप को पूरी ताकत से घुमाया और परिंदे की कलंगी पर उसे कोड़े की तरह मारा। जैसे ही सांप का जिस्म परिंदे की कलंगी से टकराया, परिंदा तुरंत गायब हो गया और वह मर गया। खुशबू को समझ में आ गया कि जादूगर की आधी ताकत अब खत्म हो चुकी थी। इसी दौरान किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी और जादूगर तेजी से वहां पहुंचा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मक्कार लड़की, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र कर दूंगा। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नीला झिन्न ने सांप को कोड़े की तरह उस पर बरसाना शुरू कर दिया। सांप का हर वार जादूगर के जिस्म पर ऐसे पड़ रहा था जैसे तेज आंधी के थपेड़े। जादूगर दर्द से चिल्लाया और इधर उधर दौड़ते हुए बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन नीला झिन्न ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसकी हर हरकत से जादूगर की हालत और भी खराब हो रही थी। नीला झिन्न को रोकने की ताकत अब जादूगर में नहीं थी। अचानक नीला झिन्न ने तेजी से झपटकर जादूगर के सिर पर बंधे सांप को पकड़ा और पूरी ताकत से उसे खींच लिया। जादूगर एक जोरदार चीख के साथ नीचे गिर पड़ा। नीला झिन्न खुशबू की ओर मुड़ा और कहा, अब इसका जादू नहीं चलेगा। फिर उसने खुशबू से कहा, तलवार निकालो और इसे रोको। लेकिन इससे पहले कि खुशबू कुछ करती, जादूगर तेजी से महल के अंदर भागते हुए गायब हो गया। खुशबू तलवार निकालकर उसके पीछे दौड़ी और चिल्लाई, रुको, रुक जाओ। नीला झिन्न ने उसका पीछा करते हुए जवाब दिया, शैतान जादूगर ने अपनी जान सांप में डाल दी है। वह अब एक कमरे में बंद हो गया है और जादू के मंत्र पढ़ रहा है ताकि वह यहां से गायब हो सके। अगर वह मारा जाता है तो यह महल भी गायब हो जाएगा। खुशबू मायूस होते हुए बोली, लेकिन आपने तो कहा था कि जैसे ही यह सांप मरेगा जादूगर भी मर जाएगा।
उसकी आवाज में निराशा और उलझन थी और उसने बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे। नीला जिन्न ने जवाब दिया, मुझे लगा था कि यह जादूगर हमारे सामने आने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने मुकाबला करने के बजाय भागने में ही अपनी जान की सलामती समझी। जाहिर है, ऐसे हालात में वह अपनी जान सांप के शरीर में छोड़कर नहीं जा सकता था। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है राजकुमारी, अब वह कहीं भी छिपकर हमसे बच नहीं सकता। उसका पगड़ी वाला सांप और उसका आधा परिंदा अब मारा जा चुका है। हमने उसे उसके महल में शिकस्त देकर भागने पर मजबूर कर दिया। नीला जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि वह दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर है, लेकिन अब हमें डरने की कोई बात नहीं है। उसने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, अब उसे जादू करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर उसका जादू चल सकता तो वह हमसे पहले ही मुकाबला करके हमें जादू से हरा चुका होता। खुशबू की चिंता को देखते हुए नीला जिन्न ने तसल्ली दी, तुम्हारे पास जो अंगूठी है और मेरे पास भी बुजुर्ग की दी हुई अंगूठी, ये हमें अब पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी। अब आओ, हम दोनों मिलकर उसे पूरी तरह खत्म करेंगे। उनकी बातें समाप्त हुई ही थीं कि खुशबू ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, अब और देर नहीं करनी चाहिए। हम इस जादूगर का खात्मा करेंगे और फिर उसे कभी नहीं उठने देंगे। यह कहकर नीला जिन्न खुशबू को लेकर महल में दाखिल हुआ। महल की हर एक बंद दरवाजे को खोलते हुए दोनों ने महल का चक्कर लगाया, लेकिन जादूगर का कहीं भी पता नहीं चला। खुशबू ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक ख्याल उसके दिमाग में आया। उसने नीले जिन्न से कहा, क्या पता वह जमीन में कहीं गायब हो गया हो। फिर खुशबू ने उसे बताया कि कैसे उसने काले जिन्न को बुलाकर स्याह गुलाब का कांटा मंगवाया था। नीला जिन्न चुपचाप सुनता रहा और फिर कहा, लेकिन स्याह जिन्न तो जादूगर का गुलाम है, वह हमारे कहने पर बाहर नहीं आएगा। खुशबू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, हमें यह एक बार जरूर आजमाना चाहिए। नीला जिन्न ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने स्याह जिन्न को बुलाने का फैसला किया। वह कमरे में पहुंचा और उसी अंदाज में ताली बजाई जैसे जादूगर ने बजाई थी। ताली की आवाज सुनते ही स्याह जिन्न सामने प्रकट हुआ और तुरंत झुककर खड़ा हो गया। खुशबू ने उसे आदेश देने वाले लहजे में पूछा, जादूगर कहां है? स्याह जिन्न ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, वह काला जादूगर मेरा आका एक बड़े महल में पहुंच चुका है, जहां वह 40 साल तक काली मां की पूजा करेगा ताकि अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से हासिल कर सके। यह सुनकर नीला जिन्न और खुशबू दोनों हैरान रह गए, लेकिन अब उन्हें जादूगर का ठिकाना मिल चुका था। खुशबू ने काले जिन्न से पूछा, उसे यहां कैसे लाया जा सकता है? स्याह जिन्न ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मेरी आका, अब यह मुमकिन नहीं। खुशबू को यह सुनकर चिंता हुई और वह और ज्यादा बेचैन हो गई। उसने तुरंत पूछा, कोई तरकीब बताओ, कुछ भी करो। स्याह जिन्न थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, एक तरकीब है, लेकिन वह बहुत मुश्किल है। खुशबू ने उसकी ओर तीव्र निगाहों से देखा और कहा, कौन सी तरकीब? जल्दी बताओ, मुझे समय नहीं है। स्याह जिन्न ने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी आका बन जाओ तो केवल मैं ही अपने आका, यानी उस जादूगर को जबरदस्ती वहां से यहां ले आ सकता हूं और इस धरती की कोई ताकत उसे मेरे आदेश के बिना नहीं रोक सकती। खुशबू ने हैरान होकर पूछा, मैं तुम्हारी आका कैसे बन सकती हूं? स्याह जिन्न ने गंभीरता से कहा, यह आसान नहीं है राजकुमारी, लेकिन अगर तुम मेरे आदेशों का पालन करोगी तो मैं तुम्हारे हर एक हुक्म को निभाऊंगा और इसके बाद तुम्हारी ताकत का मुकाबला दुनिया की कोई शक्ति नहीं कर सकती। खुशबू ने कुछ देर सोचा, फिर उसने निर्णायक स्वर में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। अगर तुम खंजर से अपनी गर्दन पर जख्म लगाओ या मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें जख्म दूं, फिर मुझे थोड़ा सा खून पीने दो तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। स्याह जिन्न की आवाज में एक हल्की सी उम्मीद थी। खुशबू ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। उसने खंजर निकाल लिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, नीला जिन्न तेजी से बोला, रुको खुशबू, और एक पल में उसने खंजर झपट लिया। क्या कर रहे हो आप? खुशबू ने हैरान होकर पूछा,
नीला जिन्न बिना किसी देरी के स्याह जिन्न पर झपटा और उसकी त्वचा से एक टुकड़ा काट लिया। रुक जाओ, खुशबू चिल्लाई। यह क्या कर रहे हो? नीला जिन्न शांत स्वर में बोला। तुमने जो कहा था वैसा नहीं हो सकता, हम इसे इजाजत नहीं दे सकते। यह जादूगर खुद सामने आएगा। अचानक नीला जिन्न के हाथ में लटके हुए स्याह जिन्न के गोश्त का टुकड़ा बदलने लगा और उसकी आकार में वृद्धि होने लगी। खुशबू की आंखों में हैरानी और डर दोनों थे, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या हो रहा है? खुशबू ने घबराहट में पूछा। अब यह जादूगर की चाल है, नीला जिन्न ठंडे स्वर में बोला। वह खुद सामने आएगा और हमें उसका सामना करना होगा। चंद लम्हों बाद स्याह जिन्न की जगह जादूगर खुद सामने था और उसका शरीर अब नीले जिन्न के हाथ में लटका हुआ था। खुशबू की आंखों में गुस्से और चिंता का मिला जुला भाव था। उसने नीले जिन्न से कहा, जल्दी करो, उसके सीने में खंजर मार दो, जल्दी। नीला जिन्न समझ गया कि अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसने जादूगर को अपने सामने करके उसकी स्थिति बदली और अब जादूगर का चेहरा खुशबू की ओर था। खुशबू ने गहरी सांस ली, अपनी नजरें जादूगर के सीने पर जमाईं और फिर होंठ भींचते हुए पूरी ताकत से खंजर को उसके सीने में उतार दिया। एक तेज चीख जादूगर के मुंह से निकली, जो उसकी पूरे शरीर को कंपा कर छोड़ गई। चंद क्षणों तक वह तड़पता रहा, लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में एक बदलाव आया और वह धू धू कर जलने लगा। आग में तब्दील होने से पहले उसकी आवाज एक आखिरी बार गूंजती है, फिर वह राख में बदल गया। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर धुआं छा गया। थोड़ी देर तक धुआं छाया रहा, जिससे सब कुछ अस्पष्ट हो गया। जब धुआं थोड़ा हल्का हुआ तो खुशबू और नीला जिन्न ने देखा, जादूगर की राख से कोई भी हलचल नहीं थी। वह जादूगर अब इस दुनिया में नहीं था। खुशबू ने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में अब भी एक सवाल था। क्या यह सब खत्म हो चुका था या आने वाली कोई नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी? नीला जिन्न जादूगर के सीने से खंजर निकालते हुए उसे एक और झटका देते हुए कहा, अब इसका काम तमाम हो गया। फिर उसने जादूगर की गर्दन काट दी। खुशबू ने हैरान होकर देखा और नीला जिन्न बोला, इसका सिर उठा लो। खुशबू, इसे अपने साथ लेकर राजा के पास जाओ। इसका खून जब अनिरुद्ध के शरीर पर डाला जाएगा तो वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। खुशबू की आंखों में एक सवाल था। उसने चैंकते हुए पूछा, लेकिन मैं तो इतनी दूर हूं, वहां तक पहुंचने में मुझे कितना वक्त लगेगा? तब तक क्या इसके खून का असर नहीं खत्म हो जाएगा? नीला जिन्न मुस्कुराया, मैं तुम्हें अभी वहां पहुंचा देता हूं। तुम्हारे पास वो अंगूठी है जिससे सब कुछ मुमकिन हो सकता है। फिर उसने आदेश दिया, आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो। इस जादूगर का सिर मजबूती से पकड़े रहो और मैं तुम्हें एक पल में वहां पहुंचा दूंगा। खुशबू ने आंखें बंद कर लीं और जादूगर के सिर को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। तभी खुशबू ने अचानक एक और सवाल पूछा, लेकिन तुमने कैसे जाना कि यह स्याह जिन्न ही असली जादूगर है? नीला जिन्न थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी आवाज में एक रहस्यमयता थी। इस स्याह जिन्न को जानना आसान नहीं था। वह जादूगर से भी पुराना था। जब वह खुद को हमें दिखाता था तो उसका रूप सिर्फ एक छलावा था। उसकी असली ताकत उस खून में थी जो वह दूसरों से चुराता था। तुमने देखा कि कैसे वह किसी को अपनी ताकत से बांध सकता था। ठीक उसी तरह उसने इस महल में जादू को फैलाया था, लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका है। नीला जिन्न ने गंभीरता से कहा, इसलिए मैंने तुम्हें यह बताया। मुझे मालूम था कि इस जादूगर की खोई हुई ताकतें उसी वक्त वापस आ सकती हैं जब कोई औरत अपने गले में खंजर चलाए और जादूगर के गले से उसका खून पी जाए। जब स्याह जिन्न ने यह शर्त रखी तो मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपनी ताकतें वापस पाने के लिए हमें धोखा दे रहा था और इसके बाद मुझे भी समाप्त कर सकता था। खुशबू ने उसकी बातों को समझा और नीले जिन्न का धन्यवाद किया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने जो कुछ सुना था उसे अपने दिल में पूरी तरह से उतार लिया हो। कुछ पल बाद उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया, जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। एक लंबी चुप्पे के बाद उसे अपने कदमों के नीचे जमीन का एहसास हुआ और उसने अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर वह चौंक गई
कि वह अचानक मुल्क शाम के शाही महल के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में जादूगर का सिर था। उसने जल्दी से सिर को राजा ने खुशी और विस्मय के साथ जादूगर का सिर लिया और खुशी से कहा, तुमने हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा किया है खुशबू। तुम्हारे साहस और समझदारी के कारण तुमने हमारे सबसे बड़े दुश्मन को हराया है। खुशबू ने सिर झुकाया और कहा, यह सब आपके और नीले झिन्न की मदद से हुआ है महाराज। अब आपके राज्य में शांति और समृद्धि लौट आएगी। खुशबू ने उसकी बातों को सुना और फिर एक संकल्प के साथ जादूगर के सिर को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक नया जोश था, जैसे वह अपनी मंजिल के और करीब पहुंच चुकी हो। जब राजा को यह खबर मिली कि खुशबू सफलता के साथ वापस आई है, तो वह खुशी से झूम उठा। उसकी उम्मीदें अब पूरी हो चुकी थीं। उसने तुरंत अनिरुद्ध को बुलवाया, जो अब भी बच्चे के रूप में था, और उसकी स्थिति देख वह बेचैन था। खुशबू ने हाथ में पकड़े जादूगर के कटे हुए सिर से टपकते खून को ध्यान से लिया और अनिरुद्ध के सिर पर धीरे धीरे डाला। जैसे ही खून उसके माथे पर पड़ा, वह तुरंत ही अपने असली रूप में वापस आ गया। उसकी आंखों में फिर से वही चमक आ गई और वह अब एक युवा, मजबूत और तेज तर्रार राजकुमार की तरह खड़ा था। राजा ने यह दृश्य देखा और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह आनंदित होकर अपने बेटे को गले से लगा लिया। फिर उसने तुरंत दरबार में खुशबू को बुलाया और पूरे दरबार के सामने उसकी सराहना करते हुए कहा, खुशबू, तुमने न केवल हमारे राज्य को बचाया है, बल्कि हमारे राजकुमार को भी पुनः जीवन दिया है। तुम असल में हमारी राजकुमारी हो। राजा ने खुशी खुशी खुशबू के सिर पर शहजादी का ताज रख दिया, जो उसकी मेहनत और साहस का प्रतीक था। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और खुशबू की आंखों में एक नई दुनिया के सपने थे। इस प्रकार खुशबू की सबसे बड़ी हसरत पूरी हो गई, जिसका वह लंबे समय से ख्वाब देख रही थी। एक राजकुमार से शादी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था और जश्न का दौर कई दिनों तक चलता रहा। अनिरुद्ध भी खुशी से अभिभूत था, क्योंकि उसने अपनी जीवन साथी के रूप में एक बहादुर, अक्लमंद और दिलेर लड़की को चुना था। उसकी यह खुशकिस्मती सभी को देखने के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। राजा ने खुशबू, जो अब राजकुमारी बन चुकी थी, की इच्छा के अनुसार उसके तमाम भाइयों और उनकी पत्नियों को महल में आमंत्रित किया। जब इन सबको यह पता चला कि खुशबू असल में राजकुमारी बन चुकी है और उसकी शादी राजकुमार से हो गई है, तो वे न केवल हैरान हुए, बल्कि दिल से खुश भी हुए। यह एक ऐसा सुखद पल था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। शादी का जश्न पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया और हर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर थी। राजा ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए अनिरुद्ध को तख्त और ताज सौंप दिए। यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि अनिरुद्ध अब केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि राज्य का असली राजा बन चुका था। इसके साथ ही खुशबू सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, बल्कि वह अब आनंदगढ़ की रानी भी बन चुकी थी। उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अब शुरू हुआ था। खुशबू और अनिरुद्ध दोनों ने मिलकर राज्य की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करना शुरू किया। इस प्रकार आनंदगढ़ में नए बदलाव आए और लोग उनके शासन में शांति और समृद्धि का अनुभव करने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें नई और बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत और हौसला देता है।